Hello everyone. Today we are going to understand the terms and items which are written in under the heading and subheading of the balance sheet. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। बैलेंस शीट जैसा कि हमने सीखा लास्ट टाइम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। लाइबिलिटी साइड को यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट को हम कहते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और एसेट्स को हम एसेट्स ही बोलते हैं। और जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था बच्चों, ये वो यहाँ पर था वर्टिकल फॉर्मेट। तो हम उसी बैलेंस शीट की जो हेडिंग और सब हेडिंग होती है उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं, तो हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हेल्पफुल हम होने वाला है वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मेन हेडिंग होती है लाइबिलिटी और इक्विटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। और अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स के अंदर दो मेन हेडिंग है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। तो बच्चों ये जो आपके सिलेबस में है सिर्फ ये 5 ही हेडिंग्स हैं और इन्हीं की सब हेड्स और साथ साथ उन सब हेड्स के अंदर क्या क्या आइटम्स या टर्म्स आ सकती हैं उन्हीं की स्टडी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर जो पहली सब हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल। और बच्चों शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी हो सकती है। तो अगर मैं आइटम्स की बात करूं कि शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सी दो आइटम्स हो सकती हैं, तो एक इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है और एक प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो ये दोनों आइटम है और ये जो शेयर कैपिटल है ये सब हेडिंग है और इसका जो मेन हेडिंग है वो क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स। हम बात करते हैं दूसरी सब हेडिंग की, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। जैसा कि हमने डिस्कस किया, सारे प्रॉफिट, सारे रिजर्व्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ, आर ऑल कम अंडर द सब हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे कि कैपिटल रिजर्व हो गया, जैसे कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो सब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। और ये मनी रिसीव शेयर अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने एक्सप्लेन किया था और इसका प्रैक्टिकल सिनारियो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी मैं इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अगर शेयर वारंट्स का मतलब होता है कभी कभी जिस कुछ कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होती है और बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ द कंपनी शेयर लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। तो ऐसे केस में कंपनी ऐसे प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट से एप्लीकेशन इनवाइट कर लेगी और उनको बदले में शेयर वारंट्स इशू करेगी। और जब भी फ्यूचर में कंपनी इन शेयर्स को लॉन्च करती है तो जिन लोगों को कंपनी ने शेयर वारंट्स इशू किए हैं उनको वो शेयर्स अलॉट कर देगी सबसे पहले। ऐसे ही शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट भी डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम। मान लीजिए किसी कंपनी का जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो है मार्च 25-26 में, और जो उन्हीं शेयर्स को अलॉटमेंट दिया जाना है वो अप्रैल में दिया जाना है। तो ऐसे केस में कंपनी पैसे तो रिसीव कर लेगी बट एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट नहीं करती है, तो उसको हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बट क्योंकि इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसलिए हमने इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड आई हैव एक्सप्लेन दिस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ। तो नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग है और उसकी जो पहली सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बच्चों क्या क्या आ सकता है? डिबेंचर्स आ सकता है, बॉन्ड्स आ सकता है, टर्म्स लोन्स आ सकता है और पब्लिक डिपॉजिट्स आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके लिखा हुआ है, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी ऐसे लॉन्ग टर्म डेट्स जिनकी मेच्योरिटी करंट ईयर में होने जा रही है, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में उनका पेमेंट हो जाएगा, तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं शो करेंगे। जैसे कि एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है, लेट्स अज्यूम कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे और उसका जो रिडेम्पशन है वो इंस्टॉलमेंट में होना है। तो लेट्स से अगर नेक्स्ट ईयर में ही उस 10,000 में से 2,000 डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है, तो वो पोर्शन जो 2,000 डिबेंचर जो नेक्स्ट ईयर में जिनका रिडेम्पशन होना है वो उसको हम कहेंगे करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी उन 2,000 डिबेंचर्स को हम शो करेंगे इन नॉन करंट लायबिलिटीज में, सॉरी इन करंट लायबिलिटीज में, उसको नॉन करंट लायबिलिटीज में शो नहीं करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है ये। अब हम बात करते हैं बच्चों डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट टू नो अबाउट दिस, टू अंडरस्टैंड इट, आई जस्ट सिंपली एक्सप्लेन दिस। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो जाए। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन एक्सप्लेन दिस बिकॉज क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसी तरह समझ के जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाती है, और टैक्सेबल इनकम वो होती है जिस पर कंपनी को इनकम टैक्स देना है, यानी जो अकाउंट्स के थ्रू जो भी इनकम शो हो रही है वो टैक्सेबल इनकम है। और अकाउंटिंग इनकम वो है जो एक्चुअल इनकम है जिसको जज किया गया है वहाँ के
जो ऑडिटर्स हैं या जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उन्होंने उसको उस कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट किया है और उनके हिसाब से अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा आ रही है, तो तभी फर्म की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। अब क्योंकि ये दिखने में दोनों ही टर्म एक जैसी लग रही हैं, बट फिर भी टैक्सेबल इनकम जैसा मैंने बताया वो होती है जो फर्म के अकाउंट शो कर रहे होते हैं, कंपनी के अकाउंट शो कर रहे हैं, जो इनकम स्टेटमेंट जो शो कर रहा है वो टैक्सेबल इनकम है। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको ऑडिट कर रही है, चेक कर रही है, उनके हिसाब से जो टैक्सेबल इनकम है वो कम शो की गई है, उनके हिसाब से इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो वही इनकम इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इनकम, जिस पर उनको और टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड दैट जनरेट्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अब ये क्यों फर्क आ जाता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स बच्चे होते हैं, ऐसे डेट्स जब डेटर से रिसीव नहीं हो सकते तो वो तो एक्चुअल एक्सपेंस है, उनको एक्सपेंस दिखाना कोई गलत नहीं है, बट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो तो एक तरह से एक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक कंपनी, एक फर्म एक प्रोविजन क्रिएट कर रही है, उसका ऐसे लीगल एग्जिस्टेंस कोई वैलिड नहीं है, ना ही ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जितना आपने प्रोविजन किया उतने बैड डेट्स हो ही जाएंगे, बट क्योंकि उन प्रोविजन करने से फर्म के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं और फर्म के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे तो फर्म की इनकम कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से तो फर्म की जो टैक्सेबल इनकम होगी वो जितनी भी दिखाई पड़ेगी, बट अगर उन प्रोविजंस को हटा देंगे तो उस फर्म की वो इनकम ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, तभी हम उसको कहेंगे काउंटी इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपके सामने बता देता हूँ कि 2 तरह के मेथड हैं, एक डेप्रिसिएशन के, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो आपने क्लास 11 में पढ़े हैं। बट क्योंकि दोनों ही मेथड्स के पढ़ने से हमें ये फ़र्क पता पड़ता है, अगर हम दोनों से कंपैरिजन करें तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन अगर 3-4 साल की हम एक्यूमुलेट करें तो वो कम आएगी, और जो स्ट्रेट लाइन मेथड से वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगी। तो फर्म यूज़ करती हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिससे उनकी फर्म यूज़ करती हैं अपनी स्ट्रेट लाइन मेथड, जिससे उनकी जो खर्चे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और इनकम उनकी कम दिखाई पड़ेगी, राइट? लेकिन होगा क्या, अगर उसको साथ-साथ ही अगर उसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे खर्चे कम दिखाई पड़ेंगे और हमारी इनकम ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो फर्म क्या करती हैं, अपने खर्चों को ज़्यादा दिखाने के लिए वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती हैं, जिससे खर्चे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, उससे इनकम कम हो रही है तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। बट इनकम टैक्स अथॉरिटी डज़ नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेट लाइन मेथड। उनके हिसाब से डेप्रिसिएशन का एक ही मेथड होता है, जिसको कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इसी का यही कॉन्सेप्ट है, तभी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाती है और व्हिच जनरेट्स दिस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर्स, यानी ऐसे डिबेंचर्स जिनका प्रीमियम पे रिडेम्पशन होने वाला है, वो भी इसका आइटम्स हो सकते हैं, यानी सब हेडिंग्स रहेगी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और इसकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी लॉन्ग टर्म सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की, इसके अंदर क्या-क्या टर्म्स आ सकती हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव, यानी जो फर्म जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो ग्रेच्युटी फंड है वो एक टाइम के बाद उनको फर्म ने रिफंड करना है, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो उसके अंदर ये टर्म्स आ सकते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज की मेन हेडिंग है और उसकी सब हेडिंग है वो क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब जो बोरिंग्स साल भर के अंदर ही वापस कर दी जाती है, इनका रीपेमेंट 1 साल के अंदर हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जिसके अंदर क्या-क्या आ सकता है बच्चों, लोन रिपेएबल ऑन डिमांड आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आ सकता है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आ सकता है, और ऐसे लोन जिनको 12 मंथ्स के अंदर ही पे कर दिया जाएगा। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर सन्डी क्रेडिटर्स आ सकते हैं या बिल्स पेबल आ सकता है। जैसे कि आपको पता है क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे फर्म उधार में गुड्स परचेज करती है, तो वो फर्म के होते हैं क्रेडिटर्स। तो वो उनकी जो सब हेडिंग है वो क्या है बच्चों, ट्रेड पेबल्स है, और उनकी जो मेन हेडिंग रहेगी वो रहेगी करंट लायबिलिटीज। अब हम बात करते हैं अदर करंट लायबिलिटीज की। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल। तो अगर हम बात करें जो आपके जो टर्म है, तो ये जो टर्म्स है काफी सिमिलर से टर्म्स है बच्चों, इंटरेस्ट अक्रूड एंड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, और दूसरा टर्म है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। दोनों ही अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है, दोनों ही करंट लायबिलिटी भी है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं बहुत बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लीजिए एक फर्म का जो इंटरेस्ट, एक फर्म ने जो इंटरेस्ट पे करना है वो 6-6 महीने के इंटरवल में पे करना है, तो जिसकी ड्यू डेट्स आ रही हैं वो जून और दिसंबर है। तो लेट्स अज्यूम कि दिसंबर 31 2025 में फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, जो नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो होगा जून 30 2026 में। लेकिन अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं मार्च 31 को, तो आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू तो हो रहा है,
अक्रूड तो है बट वो ड्यू नहीं हो रहा है बच्चों। वो ड्यू कब होगा? वो ड्यू होगा बचे हुए 3 महीने के इंटरेस्ट के साथ, यानी अप्रैल मई जून के भी जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ ही वो ड्यू कब होगा? वो ड्यू होगा जून 30 को। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। मैं फिर से बहुत एक बार सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। इंटरेस्ट पेबल है 30 जून और 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट फर्म पे कर देगी, लेकिन जो अगला जो इंटरेस्ट का पेमेंट का टाइम आएगा वो कब आएगा बच्चों? वो आएगा जून 30। और इस बीच 31 मार्च को अकाउंट्स हो जाते हैं क्लोज। तो क्योंकि इंटरेस्ट तो ड्यू डेट पर ही पे होगा, तो ऐसे इंटरेस्ट जो 31 मार्च तक एक्रूड तो हो गए हैं, यानी उसको कैलकुलेट तो किया जा सकता है, बट वो ड्यू नहीं होंगे। वो ड्यू कब होंगे? वो ड्यू होंगे एग्जैक्टली 6 मंथ्स के बाद, यानी जून 30 को। तो ऐसे इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। और ऐसे इंटरेस्ट जो 31 मार्च की जिसकी इंटरेस्ट की डेट है और वो साथ साथ 31 मार्च को, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो उस ऐसे इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। यानी मैं दो डिफरेंट डेट्स बता देता हूँ आपको। एक डेट है 30 सितंबर एंड 31 मार्च, यानी 6 महीने का इंटरवल है। तो उसमें उस इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। बट अगर जून 30 और 31 दिसंबर है, तो दिसंबर के बाद जो 3 महीने हैं उनका इंटरेस्ट भी अगले 3 महीने के इंटरेस्ट साथ मिलके जून 30 को पे होगा। तो वो इस इंटरेस्ट को हम कहेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बाकी जो टर्म्स आपको याद करनी है, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड है, कॉल्स इन एडवांस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रोविडेंट फंड पेबल हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बच्चों। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो सकते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजंस। तो जितने भी प्रोविजंस हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट किए गए हैं, जिनके टर्म नाम मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, ये सब आइटम्स हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की सब हेडिंग में आते हैं। चलिए मूव करते हैं हम एसेट्स की तरफ। एसेट जैसे मैंने बताया, एसेट्स के दो पार्ट्स हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। इन नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए परचेज की गई हैं, जिनकी लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर है, और उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। और वो एसेट्स जो या तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है या जिसको विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स की जो पहली है सब हेडिंग है वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब आइटम्स हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स होंगे बच्चों से गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, माइनिंग राइट्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब ऐसी इसकी थर्ड कैटेगरी की बात करूँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है ऐसी एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। मान लीजिए किसी किसी बिजनेस ने कोई बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कोई बिल्डिंग परचेज करी है, बट बिल्डिंग हाफ वे कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका और आधा ही कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया है। तो ऐसी ऐसी टेंजिबल एसेट को कहा गया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट का रूल है, ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो हाफ कंप्लीट है और हाफ इनकम्प्लीट है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिनका कंप्लीटली एक लाइसेंस नहीं मिला है, वो इन ट्रांजिट फेस में है, यानी उनका अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स को कहा गया है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। चलिए मूव करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बिजनेस बाय द कंपनी आउटसाइड द बिजनेस। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिबेंचर्स में हो सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स या प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करें डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट आपके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम जैसे हमने लायबिलिटी समझा था, इसका रिवर्स डेफर्ड टैक्स एसेट है। जब टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसे हम डेफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। बात करें फोर्थ सब हेडिंग की, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कैपिटल एडवांसेस जो दिए गए फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी फर्म अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट परचेज करना चाहती है और उसके अगेंस्ट हमने कोई एडवांस पेमेंट किया हुआ है, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब हम बात करते हैं अदर करंट एसेट्स की, यानी हमने ऐसा कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है जो जिसका बेनिफिट्स आने वाले सालों में होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, या लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ऐसे डेटर जिनको हमने लॉन्ग टर्म के लिए गुड्स बेचा है, जिससे हमें पैसा लॉन्ग टर्म में यानी काफी टाइम के बाद, साल भर के बाद मिलेगा, तो वो भी हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होंगे। ऐसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स हैं जिसका क्लेम जो है वो इट कैन टेक मोर देन 1 ईयर टाइम, सो वो भी सब अदर नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है।
अब बात करते हैं बच्चों करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनको इन सभी जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है, बट इनकी जो मैच्योरिटी है वो दैट इज विद इन 12 मंथ्स है, तो वो सब हो जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे बच्चों इन्वेंट्री की बात करें तो स्टॉक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं या लूज टूल्स हैं, ये सभी इसके टर्म्स हैं जो इन्वेंट्रीज के अंदर आती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी सनी डेटर्स, डेटर जिनको गुड्स बेचा गया है उधार में, या बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों ही हमारे टर्म्स हैं ट्रेड रिसीवर्स के अंदर आती हैं। ऐसे ही हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, तो इसके अंदर जो जो टर्म्स आ सकती हैं वो बैलेंस विद बैंक है, चेक्स है, ड्राफ्ट इन हैंड है, कैश इन हैंड है, तो ये सारी ही टर्म्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट हो सकती हैं। ऐसे ही हम बात करें फिफ्थ सब हेडिंग की, तो वो है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, यानी ऐसे लोन्स और एडवांस जिनको रिलाइज फर्म 12 मंथ्स के अंदर ही अपने क्लाइंट से कर लेगी, या जिसको पैसा दिया गया है उससे 12 मंथ्स के अंदर ही पैसा फर्म रिसीव कर लेगी, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और एक सब हेडिंग है अदर करंट एसेट्स, जैसे कि एक्रूड इनकम है, ऐसी इनकम जिसको अर्न कर लिया गया है बट रिसीव नहीं हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एडवांस टाइम से पहले ही जिसको एडवांस पेमेंट कर दिया गया है, ऐसी एडवांस टैक्सेस हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो अदर करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। तो ये एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है कंपनी का बच्चों, जिसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश करी है कौन कौन सी टर्म्स किस किस हेड्स के अंदर या सब हेड्स के अंदर आ सकती हैं। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने इस बैलेंस शीट को पूरा ब्रॉडली समझने की कोशिश करी है। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड बाकी इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बैलेंस शीट को सिर्फ एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, और आज हमने किया है बैलेंस शीट के अंदर जो सब हेडिंग्स होती हैं उसमें क्या क्या आइटम्स आ सकती हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होता है इस चैप्टर से, टर्म्स लिखी होती हैं और उन टर्म्स को पूछा जाता है ये किस हेडिंग या सब हेडिंग में आएंगे। तो आई होप दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। So that's all for this video, student. Thank you very much for watching this video.